सभी को नमस्कार एवं गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज के राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र देहरादून की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, इस कोविड संक्रमण की स्थिति में पिछले कई महीनों से न सिर्फ बच्चे, सारे समाज के सारे व्यक्ति, कामगार हो, विद्यार्थी हो, अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति, सब लोग घर पे वर्क फ्रॉम होम में जो स्थिति बना हुआ है कि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इनके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं, विशेषकर हमारा जो फोकस है आज के कार्यक्रम में, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये बच्चे जो पहले विद्यालय में जाते थे, विद्यार्थी के रूप में कुछ पढ़ाई लिखाई करते थे, कुछ चिकित्सकीय सुविधा उनको मिलती थी, वो आज डायरेक्टली इससे कुछ हद तक वंचित हैं। इसके साथ जो विद्यार्थी जो आवासीय विद्यालय में हैं, जो आवासीय विद्यालय में जो रहते हैं, क्योंकि उनका विद्यालय भी आजकल नहीं चल रहा है, संचालन नहीं हो पा रहा है, तो वो भी किसी कारणवश चाहे अनचाहे में घर में ही ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा लेते हैं। कुछ ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते। तो इस विकट परिस्थिति में हम समझते हैं कि न सिर्फ बच्चे, लेकिन ज्यादातर इनके देखभाल करने के लिए इनके अभिभावक, इनके भाई बहन, इनके रिश्तेदार, सबकी अलग से एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि इस कठिन परिस्थिति में इन बच्चों को अच्छा दिशा निर्देश दें, ताकि कहीं पे बच्चे अपने अधिकार से वंचित न रहे। तो ये कार्यक्रम का हमारा क्या उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच खैर उपस्थित नहीं हो पाए अभी तक राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान के निर्देशक महोदय डॉक्टर इकबाल जी, कुछ कारणवश। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, आपका नाम लिख रहे थे, थैंक यू। हमारे बीच इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हो चुके हैं भारत सरकार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान NILD के निदेशक महोदय डॉक्टर अमित इकबाल जी। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका चिकित्सक होने के नाते, साथ साथ आपकी विशाल अनुभव एवं पुनर्वास के क्षेत्र में, रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में आपका बहुमूल्य योगदान रहा है, और हमें आशा है कि इस अनुभव का फायदा हमारे इस वेबिनार में उपस्थित सारे प्रशिक्षणार्थी, सारे प्रतिभागी जो अलग अलग संस्थान में कार्यरत हैं, सर्व शिक्षा अभियान से भी आ रखे हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से भी आ रखे हैं, कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावक भी हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी को आपका संबोधन लाभान्वित होंगी, ये हमें आशा है। मैं दोबारा डॉक्टर इकबाल सर को, मैं आपको इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे इस वेबिनार में प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल जी, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। आपका NIVH में, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान NIEPVD में आपका बहुमूल्य योगदान रहा है। न सिर्फ आप डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं, विभाग अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हुए हैं, आप दिव्यांग का जांच मूल्यांकन शिविर में भी आपका अहम योगदान रहा है। आप इस बोर्ड के सदस्य भी हैं, और विभिन्न सरकारी संस्थान जहाँ पे मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में आपको लिया जाता है, आपको नामित की जाती है, आप उसमें इन सभी लाभार्थियों को दिशा निर्देश देते हो। दोबारा मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान के निर्देशक महोदय डॉक्टर इकबाल सर को कि आप 2 मिनट के लिए आप हम सभी को संबोधन करें। डॉक्टर इकबाल सर। नमस्कार, धन्यवाद मित्रा साहब। आज इस कार्यक्रम में हम सारे प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं अपने संस्थान की ओर से, अपने देहरादून रीजनल सेंटर की ओर से। और ये की पृष्ठभूमि मित्रा साहब ने बताई है और इसके बारे में आगे सुरेंद्र धालीवाल साहब बोलेंगे। तो बोलने का हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं। हम धालीवाल साहब के आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देने का फैसला किया। और हमारा उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों को करने का क्या है ये समझना चाहिए। ये जरूरी है कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होके ना रह जाए। हम ऐसे कार्यक्रमों से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को अगर कुछ लाभ नहीं दे पाए तो हमारे लिए ऐसे कार्यक्रमों को करने का कोई औचित्य नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से हम लोग खुद भी लाभान्वित होंगे और हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ मदद हम लोग कर सकेंगे, तभी हमारा ये कार्यक्रम करना सफल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग ये करने में सक्षम होंगे और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं धालीवाल साहब को सुनने के लिए। तो धालीवाल साहब से हमारा अनुरोध होगा कि जैसे ही आप कहें तो हम लोग आगे बढ़ें। एक बार फिर आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर इकबाल सर। हमें आशा है कि आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम के संचालन में मिलता रहेगा, आपका अनुभव हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद सर। मैं धालीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि शुरू करने से पहले 1 या 2 पेरेंट्स का थोड़ा सा 1 आध मिनट के लिए अपना राय देना चाहेंगे, अपना जो प्रॉब्लम्स है, अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे। अगर धालीवाल जी आपके पास समय हो तो मैं 2 जनों से निवेदन करना चाहूंगा। अंजलि भट्ट, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ अंजलि जी, आप जो बता रहे थे संक्षेप में धालीवाल सर के समक्ष रखिए कि आप जब इन बच्चों के साथ डील करते हैं, इनके पेरेंट्स के हिसाब से, पेरेंट के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या असुविधा आप प्रमुख रूप से देखते हैं? प्लीज धालीवाल जी को थोड़ा सा बताइए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान पेरेंट्स को इन बच्चों के साथ डील करने में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? एकदम संक्षेप में, ताकि उस विषय पे भी हम लोग फोकस रखें धालीवाल सर। ओके सर, बस थोड़ा आप पहले तो प्रणाम धालीवाल सर। मैं आपसे सर, हाँ सर, ये बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स इन बच्चों को घर में कैसे मैनेज करें, क्या इनके लिए रूटीन सेट करें, क्योंकि सर एक तो वो काम पर जाते होंगे तो वो उनको इतना टाइम नहीं दे पाते होंगे। तो पहले तो ये था कि वो स्कूल में बच्चों को छोड़ के चले जाते थे तो फिर भी थोड़ा बहुत फ्रीली जा पाते थे थोड़े टाइम के लिए अपने काम पर। अब वो क्या क्या एक्टिविटीज घर पे करवाएं या क्या क्या वो करें कि बच्चों को थोड़ा मेंटली हेल्दी रहे और पेरेंट्स को वो तंग ना करें। जी यदि इजाजत हो तो मैं क्या प्रेजेंटेशन शुरू कर सकता हूँ? इन प्रश्नों का मैं संदर्भ लूंगा और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि और भी पेरेंट्स के अगर कोई क्वेरीज होंगी तो मैं उनको टेकअप करूं। तो डॉक्टर मित्रो सर, यदि अनुमति है तो मैं शुरू करता हूं। आप शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल प्लीज। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि डॉक्टर अमीद इकबाल सर, डायरेक्टर NIL कोलकाता, इस कार्यक्रम के मॉडरेटर मैडम रेनूलाल, और फिर हमारे जो स्थानीय जो संस्थान है, रीजनल सेंटर है, उसके इंचार्ज प्रभारी
डॉक्टर दीप्तो मित्रा का, जिन्होंने मुझे ये अनुभव, ये अवसर दिया कि मैं आप सभी के सामने ये प्रेजेंटेशन रख सकूं। मैं चिकित्सा मनोवैज्ञानिक हूं और मनोवैज्ञानिक पहलू और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं अपनी प्रेजेंटेशन रखूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि सभी अभिभावकों और सभी दिव्यांगजन के जो भी प्रश्न हैं उनको मैं ले सकूं और उनका समाधान सभी लोग मिलकर के कर सके। मैं बिल्कुल प्रभावित हूं डॉक्टर अमीद इकबाल सर के विचारों से कि हम क्या इस तरह की संगोष्ठियों से ले जा सकते हैं, क्या किस तरीके से इनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। यदि वो निर्धारित हो सके तो इस तरह की जो कार्यशालाएं हैं या सेमिनार, वेबिनार, उनका औचित्य तभी सार्थक हो सकता है। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है, आप सभी जानते हैं कि भाई हम एक टॉपिक रखना था, तो टॉपिक रखा गया चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग वेलबींग ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग कोविड-19। और अगर हम वेलबींग को समझने की कोशिश करें तो ये इट इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट विद लो लेवल ऑफ डिस्ट्रेस, ओवरऑल गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड आउटलुक और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्या है वेलबींग? यानी कि सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि भाई वेलबींग क्या है, मतलब क्यों जरूरी है वेलबींग। क्योंकि हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट यानी कि हम खुश हों और तृप्त हों, संतुष्ट हों, ये बहुत जरूरी है, तभी हम जो है हमारी वेलबींग कहलाती है। हम लो लेवल ऑफ डिस्ट्रेस यानी कि जीवन के अंदर जो डिस्ट्रेस है यानी कि जो तनाव है वो बहुत ही कम स्तर पे हो। बिना तनाव के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते और बिना तनाव के जीवन की कल्पना करना है एक मिथ्या है, एक भ्रम है और सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो इसलिए हम जो डिस्ट्रेस है उसको शून्य नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसे कम किया जा सकता है। तो जितना कम होगा डिस्ट्रेस का लेवल, वो हमारे वेलबींग को निर्धारित करता है। फिर जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसका उच्च स्तर पे होना हमारी वेलबींग को निर्धारित करता है। यानी कि हम जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो हमारा हृदय है, चाहे हमारे अदर जो फंक्शंस हैं, बॉडी के फंक्शंस हैं वो, चाहे फिर हमारी सोच समझ, हम यदि तनाव मुक्त हैं, यानी कि फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ अगर प्रॉपर है, सही से काम कर रही है, तो भी हम वेलबींग को प्राप्त करते हैं। फिर गुड क्वालिटी लाइफ यानी कि हमारे जो जीवन के जो आयाम हैं, चाहे वो सामाजिकता है, चाहे वो संपन्नता है, चाहे वो सुरक्षा की भावना है, यदि वो सारी चीजें अगर एक संतुलन में है तो भी हमारी वेलबींग निर्धारित। हम जानते हैं कि जो दिव्यांगता है यानी कि जो डिसेबिलिटी है वो प्रॉब्लम्स को ऐड नहीं करती। यानी कि ऐसा नहीं है कि भी प्रॉब्लम जुड़ गई, लेकिन ऐसा होता है कि भी प्रॉब्लम मल्टी हो जाती है। यानी कि दिव्यांगता के कारण कोई परिस्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो दिव्यांगता के कारण हमारी समस्या बढ़ती नहीं है बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। इसको हम इस उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे दो कंडीशन दिखाने की कोशिश की है कि एक में कि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजन है और दूसरी जगह जिनको दिव्यांगता नहीं है वो। अगर इसमें हम देखें कि भी ओके, अगर जिस बच्चे को दिव्यांगता नहीं है उसके लिए उसको अगर पढ़ाई करनी है, अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है, तो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में लैपटॉप की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑनलाइन स्टडीज हम लोग कर रहे हैं तो हमें लैपटॉप की आवश्यकता होगी। तो लैपटॉप की आवश्यकता किसी भी लो सोशल इकोनॉमिकल जो ग्रुप होगा उसके लिए एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। यानी कि उसको खरीदने के लिए, हमें लैपटॉप खरीदने के लिए रुपया पैसा चाहिए। तो यहाँ पे समस्या बढ़ गई, यानी कि एक जिनको दिव्यांगता नहीं है उसकी भी समस्या बड़ी है, क्योंकि उसको अब एक लैपटॉप या कोई ऐसा मोबाइल फोन जो है खरीदना पड़ रहा है कि भी उसको ऑनलाइन वो क्लासेस कर सके, है ना। लेकिन वहीं पे जहाँ पे ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो है बड़े, एक बिना दिव्यांगता वाले बच्चे के साथ वहीं पे ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है ये हमारे दिव्यांग बच्चे के साथ भी जुड़े, लेकिन इसके साथ और भी चीजें जुड़ गई। यानी
केवल लैपटॉप लेने भर से काम नहीं चलेगा। अगर मेरा बच्चा जो है दृष्टि दिव्यांग है तो केवल लैपटॉप ले लेना सफिशिएंट नहीं है, हमें अब स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि हमारा बच्चा जो है उस लैपटॉप पे सुगमता से कार्य कर सके, है ना। तो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर अपने आप में एक और बर्डन है। फिर उसके बाद ब्रेल एम्बोजर, यदि मेरा बच्चा जो है दृष्टि दिव्यांग है तो उसको ब्रेल एम्बोजर भी चाहिए, यानी कि ताकि उसको अगर कुछ प्रिंट लेना है तो उसको ब्रेल एम्बोजर चाहिएगा। फिर हम देखते हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो अक्सर अपने अपने लैपटॉप्स पे कार्य कर लेते हैं, लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति है कि भाई हम एक ही घर में अगर 2-3 लोग जो है, चाहे वो शिक्षक हैं, उनके अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो ऑनलाइन क्लासेस, और उसमें जो है हेडफोन की आवश्यकता। तो यानी यहाँ पे केवल अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ी है तो वो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बढ़ा है जो अन्य जिनको दिव्यांगता नहीं है उनके लिए, लेकिन एक दिव्यांग बच्चे के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, ब्रेल एम्बोजर की आवश्यकता और हेडफोन की आवश्यकता, यानी कि ये सारी चीजें और भी चीजें जुड़ गई। तो दिव्यांग जन की समस्या केवल बढ़ती नहीं है, कई गुना बढ़ती है। यानी कि जिन लोगों की यदि हम एक साधारण सामान्य परिस्थिति में देखें तो जो कोविड-19 की परिस्थिति में उन लोगों की सभी की समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन दिव्यांग जन की समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं। ये सब चीजें होते हुए जब 2019 का वो समय जो कि कोविड-19 को लेकर के आया, वहां से सारी परिस्थितियां बदलने लगी। यानी अब तक हम केवल अपने उस वेलबींग के लिए केवल जूझ रहे थे, हर कोई जूझ रहा था, लेकिन 2019 हमारे उस वेलबींग के लिए कुछ नई परिभाषाएं गढ़ने लगा। न्यू नॉर्मल की परिस्थिति आ गई, यानी कि अब जो है नया जो समय, कोविड से पहले का समय और कोविड के बाद का समय, ये अपने आप में युग विभाजन का कार्य करता है, यानी कि युग परिवर्तन है। कोविड-19 के आने से पहले का समय एक ऐसा युग जिसमें कि बहुत ज्यादा सी सामान्य चीजें चल रही थी, लेकिन उसके तुरंत बाद एकदम झटके से ऑल ऑफ अ सडन एक न्यू नॉर्मल की परिस्थिति हमारे सामने आती है। हमें मास्क लगाना है, हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइज करना है ना। अब जैसे मास्क लगाने की बात है, सामान्य बच्चे यानी कि जिनको दिव्यांगता नहीं है उन बच्चों के लिए यानी कि हमें हर किसी को मास्क लगाना है, लेकिन जब दिव्यांग जन की बात आती है तो उसमें अब ये निर्धारित करना कि स्पेसिफिकेशन क्या हो, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर यूज, मास्क लगाने का सही तरीका, है ना। अगर दिव्यांगता है तो इवन मुझे मास्क लगाने तक में परेशानी है। अगर बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो उसको मास्क पहनने में प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक से उस मास्क को नहीं पहन पा रहा है, उसको मदद की आवश्यकता है। मास्क हाइजीन, है ना, यानी कि मास्क पहन लेना भर जो है उपाय नहीं है, वो बीमारी को नहीं रोक रहा है। मास्क की हाइजीन भी मेंटेन हो, ये भी बहुत जरूरी है। और दिव्यांग जन के साथ ये समस्याएं, ये चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, यहाँ पे चुनौती सामने आती है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो फिजिकल असिस्टेंस है उसका क्या होगा। यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग सामान्य परिस्थिति में ठीक है कि कार्य कर सकती है कि लोग थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, जो भी है 2 गज, 2.5 गज, 6 फीट, 1 मीटर, जो भी दूरी है वो हम बना करके रखें। लेकिन वहां पे क्या होगा जिनमें हमें फिजिकल असिस्टेंस की जरूरत है। जब दिव्यांगता की बात होती है तो वहां पे फिजिकल असिस्टेंस की जरूरत है, हमें छूना पड़ेगा, हमें उनको पकड़ के चलना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक नया नॉर्म जो है हमें चुनौती दे रहा है। हैंड सैनिटाइजेशन वर्सेस ओसीडी, जहां हम अब तक बार बार हाथ धोने को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम लोग कहते रहे हैं, वहीं पे अब ये बार बार हाथ धोना एक नया नॉर्म है, यानी कि न्यू नॉर्मल है। तो ये अगेन एक कॉन्ट्राडिक्टरी, एक कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन है। यानी कि उनका क्या होगा जिनको पहले से ओसीडी है ना, जो पहले से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित है, और अब जो है ये एक नया नॉर्म है कि भी हमें बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। फिर वैक्सीनेशन की समस्या, वैक्सीनेशन जहां उसकी अवेलेबिलिटी, यानी कि बहुत कम जगह पे, यानी कि पॉपुलेशन के उस रेशियो में वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, कम पड़ रही हैं,
तो वहीं पे जो दिव्यांग जन है उसके लिए वो अवेलेबिलिटी और चुनौती साबित कर रही है। यानी कि एक्सेसिबिलिटी एंड बैरियर फ्री एनवायरनमेंट यदि कहीं पे अवेलेबल हो भी जाती है तो उस सेंटर तक पहुंचने में हमारे दिव्यांग जन को उस सेंटर की एक्सेसिबिलिटी और वहां के बैरियर्स कहीं ना कहीं जो है अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये भी अपने आप में चुनौती है। फिर हम कहते हैं कि भाई हॉस्पिटलाइजेशन है ना, यहाँ पे आम जन यदि हम और आप महसूस कर रहे हैं कि जहां हम शायद छोटी मोटी जो परेशानियां दुख तकलीफ होती थी, परेशानियां होती थी, हम तुरंत जो है क्लिनिक में जाना या डॉक्टर को कंसल्ट करना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब से कोविड की स्थिति बनी है वहां पे जो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, अन्य रोगों से पीड़ित हैं, वो हॉस्पिटल जाने से परहेज कर रहे हैं, है ना। वहीं पे जब दिव्यांगता की बात आती है तो ये चुनौती और बड़ी हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल पहुंचना वो चुनौती, क्योंकि उसके साथ कौन जाए, कौन उसकी देखभाल करे, है ना, वो चुनौती। और फिर वहां पे अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो ऐसे में यदि जो समस्याएं बढ़ी हैं या उसकी केयर है, ये सारी चुनौतियां वहां पे बनती है। फिर वर्क ऑनलाइन, ये एक नए न्यू नॉर्म हो गया। हम जहां अब 2019 से पहले हम लोग कहते रहते हैं कि इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल फोन एडिक्शन, है ना, इन सब की बात करते हैं, वहां पे अब ये नया नॉर्म ये कहता है कि नहीं, हम सभी को, चाहे वो आज हम वर्कशॉप या ये वेबिनार हम कर रहे हैं तो इसमें भी जो है हमें ऑनलाइन वेबिनार करना पड़ रहा है ना। ये अपने आप में एक सुविधाजनक भी है, लेकिन ये अपने आप में एक चुनौती भी है कि भी हमें ऑनलाइन वर्क करना है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको दिव्यांगता है, उनके लिए, जैसे कि मैं दृष्टि दिव्यांग जन के इस संस्थान में कार्य कर रहा हूँ निपवेड में, तो हमने महसूस किया है कि भी वो पाठ्यक्रम, जिन पाठ्यक्रमों में प्रैक्टिकल्स की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो दृष्टि दिव्यांग बच्चा है वो जो है उसको डेमोन्स्ट्रेशन, उसको टच करके ब्रेल के माध्यम से पढ़ाने की आवश्यकता होती है। वहां पे जब ऑनलाइन पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती पैदा करता है ना। जो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनको चलाना बड़ा चुनौती बन चुकी है कि ऑनलाइन मोड में हम उसको कैसे सिखाएं, कैसे समझाएं, उन प्रैक्टिकल्स को कैसे समझाया जाए, है ना। तो ये ऑनलाइन एक न्यू नॉर्म है और शायद ये न्यू नॉर्म अब जो है लंबे समय तक रहने वाला है। फिर जो कोविड-19 जो चुनौती लेकर के आया हम सभी के लिए, वहीं पे दिव्यांग जन के लिए भी ये चुनौती बना है कि भी जॉब इनसिक्योरिटी। बहुत लोगों ने इस दौरान नौकरियां खो दी हैं, बहुत सारी कंपनी जो फर्म हैं वो क्लोज हो गए, बंद हो गए, उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ, छटनी हो गई, लोगों को जॉब से निकालना पड़ा, है ना। तो ये परिस्थितियां निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, चाहे वो दिव्यांग जन स्वयं हो या दिव्यांग जन के अभिभावक क्यों ना हो। फिर अगर हम कहें तो ये सारी परिस्थितियां, सारी की सारी चीजें जो है कुछ मतलब एक तनाव को उत्पन्न करती है, हमारे मनस्थिति के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। और हम जानते हैं कि यदि वो तनाव, क्योंकि तनाव हम महसूस करते हैं कि तनाव आवश्यक कंपोनेंट है जीवन के लिए, लेकिन यही तनाव जो है यदि टाइम रहते अगर हम इसको एड्रेस ना करें और उसको समाधान ना करें तो यही स्ट्रेस जो है एक दिन डिस्ट्रेस बनता है। डिस्ट्रेस को अगर टाइमली एड्रेस ना किया जाए तो ये डिजीज या डिसऑर्डर बनता है। हम देखते हैं कि एंजाइटी, अदर जो डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, है ना, और तमाम तरह की न्यूरोटिक या साइकोटिक कंडीशंस जो मेंटल हेल्थ की हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। हम देखते हैं कि भी जो लोग पास्ट में खोए रहते हैं, यानी कि अपने अतीत में ज्यादा खोते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जो अपने वर्तमान को अवॉइड करने लगते हैं, यानी कि अपने वर्तमान, ये जैसे अगर मैं आज जो परिस्थिति है, जो कोविड-19 की जो परिस्थिति है, यदि मैं उसको नकारता हूं, है ना, तो आप देखेंगे कि अभी जो हो रहा है, बहुत लोग जब
ग्रसित हो जाते हैं कोविड-19 की वजह से, है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात का भी रोल है कि भी हम जो है कोविड-19 के जो खतरा है उसको प्रॉपरली अभी तक हमने उसको जाना नहीं है या उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, माना नहीं है ना। तो ये जो एक डिनायल मोड है, यानी कि जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन एक चुनौतीपूर्ण कंडीशन है। इस चुनौतीपूर्ण कंडीशन को हम अवॉइड कर रहे हैं, है ना, हम अवॉइड कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम डिनायल मोड में हम मानते हैं कि भाई नहीं बहुत लोग ये कह रहे हैं कोविड-19 कुछ नहीं है, बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत हेल्दी हूँ, फिट हूँ और मुझे मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे एक बार कोविड हो चुका है तो अब जो है कोविड नहीं होगा क्योंकि अब जो है मेरा इम्यून सिस्टम जो है बिल्ट हो गया है ना, एक तरीके से अपने आप जो है इम्यूनिटी बढ़ गई है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें वैक्सीन लग चुकी है इस वजह से अब मुझे कोविड नहीं होगा, है ना, और हम इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो है करने लगते हैं इस अवॉइडिंग सिचुएशन में। तो ये निश्चित रूप से, यानी कि अगर हम वर्तमान स्थिति को अगर अवॉइड कर देते हैं तो हमारे लिए समायोजन की जो समस्या है वो खड़ी हो जाती है, जो हम एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर मैंने ये नहीं समझा कि भी ये कोविड-19 ये एक वायरस, एक घातक वायरस है और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इस चीज को आभास न करूं और मैं अपने आप को ना ढालूं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन मोड में काम करने के लिए, तो मैं समायोजित नहीं कर पाऊंगा। तो जब हम अपने दिव्यांग बच्चों के साथ भी डील करते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान को जो है उस चीज को हम समझें, जानें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए जो चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करें। तो यानी अगर हमें लगता है कि भाई अब क्योंकि ये जैसे सभी को ये मानना पड़ेगा, तो हम लोग न्यू नॉर्मल की बात कर रहे थे और ये जो सारी नई चुनौतियां हम लोगों के जीवन में हैं, वैक्सीन की प्रॉब्लम्स और हॉस्पिटलाइजेशन का फियर, ऑनलाइन वर्किंग। अभी देखिए हम सभी के सामने ये उदाहरण है कि ऑनलाइन वर्किंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है और यदि हम इंटरनेट, मोबाइल फोन, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये आज की परिस्थिति में हमारी बेसिक नीड के अंदर शामिल है, यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं। हम अभी तक मैस्लो की थ्योरी हम पढ़ते रहे जिसमें हम जानते हैं कि हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, ये हमारे बायोलॉजिकल नीड्स हैं और बेसिक नीड्स हैं, हम शायद इनके बिना नहीं रह पाते। लेकिन अगर हम देखें आज के परिप्रेक्ष्य में तो मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये आज हमारी बेसिक नीड है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं हमारी बेसिक नीड के अंदर शामिल हो गई है, बहुत जरूरी है। यदि हम कल्पना करके देखें कि जो मुझे इतनी दिक्कत हुई कि मुझे अपने जहां से मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा था वहां से अपनी इस प्रेजेंटेशन को रिज्यूम करने के लिए मुझे यहाँ NILD के इस रीजनल सेंटर में यहाँ पे आना पड़ा, सर के पास आना पड़ा। वहीं पे एक दिव्यांगजन के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। तो प्रॉब्लम ऐड नहीं है, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती हैं जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं। और जब प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स जो है वो एक डिस्ट्रेस को लेकर के आती हैं, डिस्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस और डिसऑर्डर को लेकर के आता है ना। तो इसका मतलब है कि हमें उन जो परिस्थितियां हैं, उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसका समाधान करना है, वो आना चाहिए। यानी जैसे अगर मैं अपने प्रेजेंट कंडीशन को अवॉइड करता रहूं कि ओके ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हो सकती, मुझे इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं हो सकती, तो ये मुझे एडजस्ट, एकोमोडेट, अडेप्ट करने में जो है दिक्कत करेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, हम अपनी कमियों और अपनी योग्यताओं और अयोग्यताओं को जब हम जानते हैं, स्वीकार करते हैं, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। दिव्यांगजन के लिए भी ये बात बिल्कुल पूरी तरह से लागू होती है। हम
जैसे अगर मैं दृष्टि दिव्यांगता की बात करता हूँ, तो जैसे वर्तमान परिस्थिति में यदि डॉक्टर्स ने उनको डिक्लेयर कर दिया है कि उनको दृष्टि दिव्यांगता है, ब्लाइंडनेस है, लेकिन फिर भी अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं या स्वयं पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यदि वो इस बात को स्वीकार ना करता हो, एक्सेप्ट ना करता हो, तो वो डॉक्टर शॉपिंग करने लगता है। यानी कि एक संस्था से दूसरे संस्था, दूसरे संस्था से तीसरे संस्था, झाड़ फूक, मेडिकल, होम्योपैथी, आयुर्वेद, है ना, तमाम तरह की चीजें, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लोर करने लगते हैं। यानी कि जो वर्तमान है उसको हम डिनाई कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। और ये जो डिनायल है, ये हमारे एडजस्टमेंट, हमारे एकोमोडेशन, एडेप्टेशन में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे ही हम इस चीज को स्वीकार करते हैं, हम पाते हैं कि जो पुनर्वास की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाती है। यानी कि रिहेबिलिटेशन अपने आप में स्टार्ट ही यहाँ से होता है, जब हम किसी अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। कुबलर रॉस का मॉडल हम जानते हैं कि हम परिस्थितियों को पहले डिनाई करते हैं, फिर उसके बाद हम जो शॉक में होते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, एग्रेशन में होते हैं, उसके बाद कहीं किसी स्थिति में जाकर के हम अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम एक्सेप्ट करते हैं परिस्थिति को, यानी कि हम थक हार चुके होते हैं उन परिस्थितियों का सामना करते हुए, और तब हम बाद में रियलाइज कर पाते कि नहीं, ये परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। यानी कि जो डिसेबिलिटी हो गई है वो हो गई है, वो डिसेबिलिटी है, वो इलनेस नहीं है। इलनेस होती क्योर हो जाता है ना, लेकिन जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी के अंदर हमें एक्सेप्ट करके और अडेप्ट करने की, एकोमोडेट करने की जरूरत होती है। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से बहुत लोग जो है फ्यूचर को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। अभी जैसे कोविड की सिचुएशन है, बहुत सारे लोग जो है इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हमारी जॉब क्या होगी, कैसे जॉब होगी, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, मैं पढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, आगे मेरे शिक्षण का क्या होगा, है ना। इस तरह की तमाम तरह की जो भविष्य को लेकर के जो चिंताएं हैं, हम भविष्य को कल्पना कर रहे हैं, हम अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि मैं जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, जो मैंने गोल सोचा है बनने के लिए, और वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो इसीलिए मैं यानी कि फ्यूचर में मैं अपने आप को एक फेल पर्सन की तरह से एज्यूम कर रहा हूँ, है ना। एक डिजास्टर को मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो जब हम डिजास्टर को एज्यूम करेंगे, हम उसके लिए प्री ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो वो एंजाइटी की स्थिति को जन्म देगा। यानी कि एक सामान्य सा डिस्ट्रेस, एक सामान्य सा स्ट्रेस, यदि समय रहते उसको एड्रेस ना किया जाए, तो वो जो है, यदि हम पास्ट में खोए हुए हैं तो डिप्रेशन, यदि हम फ्यूचर में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, खोए रहते हैं, तो फ्यूचर के बारे में ज्यादा वरी करते हैं, तो वो एंजाइटी को जन्म देता है। तो यानी कि एक सिंपल स्ट्रेस जो है डिस्ट्रेस में, और फिर वो एक मेंटल हेल्थ इशू यानी कि साइकोलॉजिकल इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। सिम्टम्स हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे मूड से संबंधित कि इरिटेबल या एग्रेसिव मूड, या हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है बच्चों की या स्वयं पर्सन विद डिसेबिलिटी की या पेरेंट्स की जो केयर कर रहे हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारी स्लीप, हमारे एपेटाइट यानी कि भूख प्यास, हमारी सेक्सुअल डिजायर्स, हमारे बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल फंक्शंस, है ना, इनमें दिक्कत कहीं ना कहीं, कुछ कमी, कुछ बढ़ोतरी कहीं ना कहीं होने लगती है। या तो ज्यादा सोने लगते हैं या ज्यादा जागने लगते हैं, नींद नहीं आती है, ज्यादा खाने लगते हैं या भूख नहीं लगती है ना। उसी तरह से बहुत लोग जो है ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगते हैं, या फिर उनको जो है सेक्सुअल एक्टिविटी से इंटरेस्ट चला जाता है ना। तो ये कुछ फंक्शंस है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना, आज कोविड की स्थिति में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात होती है, तो वो अपने आप में एक न्यू नॉर्म स्थापित हो रहा है, जो कह रहा है कि भी आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन हम इस फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं सोशली भी डिस्टेंस होते जा रहे हैं, एक दूसरे से जो है दूर होते जा रहे हैं। तो ये जो मिक्सिंग विद पीपल है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो है दिखाई देने लगती है। हमारा वर्क जो है प्रभावित हो रहा है कोविड के कारण, और वर्क और हमारे जो साइन सिम्टम्स हैं या हमारी साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेस है, उसकी कंडीशन की वजह से भी जो है वर्क पे या तो हमारा उस पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना।
तो या हम काम काज करने में संकुचित हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है ना, तो ये वर्क में जो है हमारा ये साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वर्क से रिलेटेड इंटरेस्ट या वर्क परफॉर्मेंस या जॉब सेटिस्फैक्शन, है ना, इस तरह की कंडीशंस। फिर जो पर्सनल केयर और जो हाइजीन है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो चिल्ड्रन हैं वो, या फिर केयर टेकर्स हैं जिनको जो इस स्थिति के साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रेस या डिस्ट्रेस के अंदर आ गए हैं, उनकी जो है जो पर्सनल केयर या हाइजीन की जो कंडीशन है वो डिटेरियोरेट होने लगती है। स्पीच थॉट में कुछ साइन सिम्टम्स आने लगते हैं, या कुछ हम देखते हैं कि बच्चे जो है कुछ उल जलूल बातें कर रहे हैं, इररिलेवेंट टॉक कर रहे हैं। कुछ लोगों को परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, कुछ दिखने लगा है, सुनने लगा है ना। तो ये इस तरह की तमाम तरह की जो कंडीशंस हैं ये साइकोपैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं। ये यानी कि अब वो सामान्य स्ट्रेस से बढ़ करके कुछ ज्यादा हो चुका है, यानी कि डिस्ट्रेस या डिसऑर्डर की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। तो इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन या इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी हम अपने बच्चों में इस तरह की कुछ चीजें देखें तो उसके लिए कुछ जो रेमेडीज, कुछ उपाय हम यहाँ पे बता रहे हैं, वो साथ ही साथ हम अपने जो भी चिकित्सक है, जिस भी तरह की चिकित्सा सेवा की आवश्यकता, वो चिकित्सा सेवा हमें तुरंत लेनी चाहिए। तो अगर हम मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात कर लें तो एक अक्सर आपने देखा होगा कि भी सोशल मीडिया पे कुछ चीजें फ्लोट करती हैं। उन्हीं सोशल मीडिया जो हम आम जन जो जिस चीज को हम देखते हैं वहीं से सोशल मीडिया से ही मैंने ये चीज ली है, जिसे हम कहेंगे डोज ऑफ हैप्पीनेस, है ना, कि क्या किया जाए कि भाई हम अपने जो मनस्थिति, अपनी मेंटल वेलबींग है उसको जो है बैलेंस करके रखें, उसके लिए क्या किया जाए। तो हमें बहुत जरूरी है डोज ऑफ हैप्पीनेस। डोज ऑफ हैप्पीनेस मतलब ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं। आपने जिन्होंने ये फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, उसमें एक जगह पे संजय दत्त कहते हैं कि भाई ये केमिकल लोचा है ना। तो ये केमिकल लोचा यानी कि जो केमिकल्स हैं हमारे शरीर के अंदर, उनका जो बैलेंस इम्बैलेंस जो है हमारे मनस्थिति को प्रभावित करता है, मन की सिचुएशन को प्रभावित करता है। तो उन्हीं कुछ केमिकल्स में हमारे न्यूरोकेमिकल्स कुछ हैं जिनको हम डोज के नाम से हम जान सकते हैं, एक्रोनिम से, जैसे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है ना। तो ये सारे के सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका डिसबैलेंस हमारी हैप्पीनेस को छीन सकता है। तो ये अगर हम कोई अनहैप्पी है, कोई स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में है, तो उसके अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करें, इनको अगर बैलेंस करने की कोशिश की जाए तो हम जो है मेंटल वेलबींग को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पाते हैं। जैसे डोपामिन जो है उसको रिवार्ड हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये इसका जो बैलेंस है वो हमें संतुष्टि की अनुभूति करवाता है। तो जब इसको करने के लिए क्या क्या करना होगा, यानी कि जब हम अपने बच्चे को केयर कर रहे हैं या स्वयं भी इसको अपने ऊपर लागू करते हैं, तो हमें अपने कुछ गोल सेट करने जरूरी है। यानी कि जब हम गोल सेट करेंगे तभी हम उन गोल को अचीव कर पाएंगे, और जब हम अपने गोल को अचीव करेंगे तो हमको संतुष्टि की अनुभूति होगी, है ना। और वो संतुष्टि की अनुभूति जो है वो हमारे इस न्यूरोट्रांसमीटर को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। तो यानी टास्क बनाए, गोल बनाए, तो गोल जो है अचीवेबल होने चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए। यानी कि जो हमारा दिव्यांग बच्चा है, उस बच्चे की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, उसकी वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि घर में हम अपने बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब अब हमारा बच्चा स्पेशल स्कूल्स और उस एनवायरनमेंट में जा रहा है तो वहां पे स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो उनका ध्यान रख पा रहे हैं, उनको पता है, उनको उनकी फंक्शनल एनालिसिस उनको पता है, वो जान रहे हैं कि भी कहाँ पे कमी है, कहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो उसी तरह से जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, जब आज अपने जिस तरह से लॉकडाउन या जो रिस्ट्रिक्शंस की बातें हैं उस वजह से बच्चे अगर घर पे हैं, उनको अगर हमने पढ़ाना है और उनका ध्यान रखना है, तो हमें बच्चे के लिए गोल कुछ इस तरह से निर्धारित करने चाहिए जिसमें कि हम इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की लिमिटेशन क्या है। यानी हम बच्चे की लिमिटेशन को अगर ओवरलुक कर देंगे, उसका नजरअंदाज करके और उससे अपेक्षा करेंगे
कि वो जो है कुछ और हायर चीज अचीव करे, है ना। तो और लिमिटेशन हम ध्यान ना रखें तो फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन के चांसेस बढ़ेंगे, और बच्चे के अंदर जो अकम्प्लिशमेंट की जो फीलिंग है वो नहीं आ पाएगी, तो वो जो है हमें दिक्कत करेगी। तो इसीलिए फिर डूइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज, एक तो यानी कि हम कुछ टास्क बनाएं, अपने लिए निर्धारित करें, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। लक्ष्य निर्धारित करते हुए हम ये ध्यान रखें कि भी कौन से टास्क जो है वो अचीवेबल है और किस टास्क को हम अचीव नहीं कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशन और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज, हम ग्रूमिंग कर सकते हैं, बच्चे का नहलाना धुलाना, जो डेली अगर हम उसको नहलाते हैं धुलाते हैं तो जो है वो जो बच्चे की तारीफ करते हैं, या बच्चा स्वयं जो है, यदि हम स्वयं भी अगर इसको अडॉप्ट करते हैं, हम स्वयं तैयार होते हैं, अपने आप को आईने में निहारते हैं, है ना, अपनी स्वच्छता सुंदरता इन चीजों का ध्यान रखते हैं, जितना ज्यादा हम इसको जितना इसमें कर सके तो ये आत्म संतुष्टि हमें देता है। तो ये अगेन हमारे डोपामिन को बढ़ाता है, उसको बैलेंस करता है। हेल्दी फूड ईटिंग, यानी कि हम इस बात का ख्याल रखें कि जो भी हम अपने बच्चे को खाना पीना दे रहे हैं वो खान पान जो है हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, है ना। अलग से जरूरी नहीं कि भी हम अलग से विटामिन मिनरल्स और ये सब चीजें एज अ सप्लीमेंट फूड हम दें। अगर हम ऐसा नहीं भी दे सकते हैं तो हम खाने पीने की स्वच्छता और उसका ख्याल रखें। फिर जो छोटी छोटी जीत हैं, यानी कि घर के अंदर बच्चे लॉकडाउन के अंदर हैं, ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, बच्चों का भी और हमारा भी, है ना, अभिभावकों का भी। तो ऐसे में क्या है कि ध्यान इस बात पे रखा जाए कि यदि बच्चा छोटे से भी काम को कंप्लीट कर पाता है, अगर गिवन टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाए, उन छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाए। इस समय पे शायद हम जो है बहुत बड़े एग्जाम्स या बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स में उतना खुल करके उतना ओपनली जा करके हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि कोई होमवर्क या असाइनमेंट्स हमें ऑनलाइन मिल रहा है, अगर बच्चा उस टास्क को कंप्लीट करता है तो उसको भी जो है रिवार्ड दिया जाए, ताकि हम जो है उसके हैप्पीनेस को, उसके मेंटल वेलबींग को बढ़ा सके। ऑक्सीटोसिन जो है वो जिसको कि लव हार्मोन भी कहते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि भाई हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो हम लोग बात करते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ना रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करने के लिए हम ऑनलाइन या वीडियो कॉल या इवन सिंपली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के साथ अपने रिश्ते नातेदारों के साथ जुड़े हैं, है ना। अपने फैमिली मेंबर्स को जब भी समय मिले हग किया जाए, उनको गले लगाएं, है ना। अपने छोटे बच्चे को जितना हम अगर स्नेह दे पाएंगे तो जो है हम उनके लव हार्मोन, उस बॉन्डिंग को जो हम बना पाएंगे। अपने बच्चे के साथ जो है, बच्चों के साथ खेलना, है ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम वेलबींग की बात करते हैं कोविड-19 के इस क्रिटिकल एरा के अंदर। फिर बच्चों को जो है ऐसे जो हार्मलेस जो पेट्स हैं, चाहे वो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, है ना, ऐसे पेट्स के साथ जो है खेलने का अवसर दिया जाए, बच्चे जो उनके साथ खेलें, या अगर कोई भी डिस्ट्रेस में है वो अगर उनके साथ खेले तो हम अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन कर सकते हैं। होल्डिंग हैंड्स, है ना, कि जब भी हम कुछ छोटी मोटी भी अगर वॉक पे जाएं तो अपने बच्चे का हाथ पकड़े, उसको साथ में लेकर के जाएं, उसको कहानी सुनाएं या उससे सुने, है ना, उसको इन्वॉल्व करें। फिर गिव कॉम्प्लीमेंट, अपने बच्चे की सराहना करें, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, और जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो हम जो लव हार्मोन है उसको हम बैलेंस कर पाते हैं, और लव हार्मोन अगर बैलेंस होता है तो हैप्पीनेस और वेलबींग जो है बन पाती है। सेरोटोनिन, जिसको कि हम विल पावर और हम मूड हार्मोन भी कहते हैं, या इसे मूड स्टेबलाइजर भी कहा जाता है ना। अक्सर जब मानसिक समस्याएं हो जाती हैं, डिप्रेशन या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जब हो जाता है, तो अक्सर जो है सेरोटोनिन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें एक सप्लीमेंट की तरह से, एक मेडिसिन की तरह से सेरोटोनिन रिलेटेड मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। लेकिन इस सेरोटोनिन को जो है, इस केमिकल को भी हम जो है बैलेंस कर सकते हैं अपने कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से। जैसे अगर हम मेडिटेशन करें, हम स्वयं भी मेडिटेशन करें और अपने बच्चे को भी मेडिटेशन के लिए मोटिवेट करें। सन एक्सपोजर,
सूर्य की किरणों में, रोशनी में जो है कुछ देर अपने बच्चे को जरूर लेकर के बैठे, कुछ देर की ऐसी एक्टिविटी प्लान करें कि हम, चाहे वो छत हो, आंगन हो, या फिर लॉकडाउन की खुली स्थिति है, अगर लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, तो जो है सूर्य के एक्सपोजर में वॉक के लिए हम लेकर के जाएं। वॉक इन वुड्स, जैसे नेचर के करीब अगर हम जाते हैं तो नेचर के करीब होना भी जो है हमारी सेरोटोनिन को जो है बढ़ाता है ना, उसके बैलेंस को बनाता है। तो जब हम नेचर की तारीफ करें, नेचर को हम निहारें, उसको एक्सप्लोर करने की, चाहे वो टैक्टाइल्स है, जितने भी हम सेंस ऑर्गन है, उन सेंस ऑर्गन के माध्यम से उस नेचर को अगर अनुभूति की जाए तो भी जो है हम अपने इस हैप्पी हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। साइकिलिंग कीजिए, अदर एक्टिविटीज जैसे रनिंग, स्विमिंग, ये की जा सकती हैं। यदि हमारे पास इसके अवसर हैं तो इनको जरूर हमें करना चाहिए। फिर एंडोर्फिन, ये भी एक हैप्पी हार्मोन है, जो कि एक, जिसको कि पेन किलर के नाम से जाना जा सकता है, या फिर कामनेस, यानी कि शांति प्रदान करने वाला, आराम की अनुभूति प्रदान करने वाला हार्मोन है एंडोर्फिन। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पे मैं अपने अभिभावकों और उन बच्चों को जो मैं उनको ये ऐसा नहीं कि भी ये हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और इन चीजों को बताना चाहते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि भी आप अगर इन टर्म्स को ना भी याद रखें तो कम से कम इन एक्टिविटीज को आप ध्यान रखें, है ना। यदि आप इन एक्टिविटीज को आप करते हैं तो आप अपने बच्चे और अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपने बच्चे और अपने स्वयं के मेंटल वेलबींग को जो है, या जनरल वेलबींग को भी आप मेंटेन कर सकते, रख सकते हैं। तो पेन किलर हार्मोन है, शांति का हार्मोन है, जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज की जाए, है ना। दिव्यांग बच्चे को उसकी दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है की जा सकती है, उन एक्सरसाइज को करवाया जाए। कॉमेडी शोज, बहुत सारे कॉमेडी शोज हैं, चाहे वो कपिल शर्मा शो की बात करें या फिर बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडीज हैं, है ना, यूट्यूब और आपके इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। अगर हम उनको देखा जाए अपने बच्चों के साथ बैठ करके, या बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि भी वो कुछ देर इन शोज को देखें, सुने, इसको एंजॉय करें, तो हम उस हैप्पी हार्मोन को हम इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाफ्टर एक्सरसाइजेस, जैसे जितना हम हंस सकते हैं, जितना हम हंसेंगे, हंसाएंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने वेलबींग को हम मेंटेन कर पाएंगे। डार्क चॉकलेट, है ना, चॉकलेट का रोल रहता है। डार्क चॉकलेट जो है वो हमारे मूड को एनहांस करती है, वो हमारी हैप्पीनेस को एनहांस करती है, हमारे जो दर्द की जो अनुभूति है उसको कम करती है। एसेंशियल ऑयल्स, बहुत सारे सुगंधित तेल होते हैं जिनको कि अक्सर रिलैक्सेशन एंड थेरेपीज के लिए यूज किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इसमें ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आसानी से मिल जाती हैं, और सारी ना भी मिले, कुछ भी अगर इनमें से कुछ भी एक दो चीज भी अगर रेगुलर मोड पे किए जाए तो जो है हम अपने वेलबींग को मेंटेन रख सकते हैं। कुछ चीजें, कुछ टेक्निक है जिसमें कि जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसका एक नियम हो सकता है, आप निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि 4 सेकंड, 4 की गिनती पे आप सांस को अंदर लें, 4 सेकंड की गिनती तक आप सांस को रोक के रखें, और फिर 6 सेकंड की गिनती पे आप सांस को छोड़ें, है ना। जैसे सांस अंदर खींची, 4 गिनती तक होल्ड किया, और इसको होल्ड करने के लिए 4 की गिनती तक इसको हम होल्ड करके रखें, और 6 की गिनती पे इसको छोड़ें। यानी कि जब हम छोड़ते वक्त थोड़ा लंबा समय दें तो हम अपने लंग्स के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो बैलेंस, जो रिक्वायर्ड बैलेंस है, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, यानी कि जब भी हम किसी डिस्ट्रेस या स्ट्रेस के अंदर होते हैं, जब हमें इस तरह कोई परेशानी होती है, जब हम किसी शॉक में होते हैं, तो उस समय पे कुछ टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं, जैसे ग्राउंडिंग टेक्निक, यानी कि हम अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लें, है ना। जब हम सारे सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं तो ये अपने आप में एक मेडिटेशन की तरह से काम करता है। यानी कि कोई बहुत जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी कोई टेक्निक यूज की जाए मेडिटेशन के लिए, अगर हम ये टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमें मेडिटेशन का इम्पैक्ट या इफेक्ट देती है। ये हमारे अटेंशन, कंसंट्रेशन और
जो यथार्थ है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके साथ कनेक्ट करके रखती है ना। तो जैसे हम ये कर सकते हैं कि हम कौन सी ऐसी 5 चीजें वातावरण में देख रहे हैं, है ना, हम कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिनको हम स्पर्श कर पा रहे हैं, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिनको हम सुन पा रहे हैं, कौन सी ऐसी 2 चीजें जिसकी हमें सुगंध आ रही है या हम सुगंध को महसूस कर सकते हैं, कौन सी एक ऐसी चीज है जिसका कि हम स्वाद ले सकते हैं। तो ये इस तरह से 5 4 3 2 1 यानी कि 5 चीजें देखने वाली, 4 चीजें छूने स्पर्श वाली, 3 चीजें सुनने वाली, 2 चीजें सूंघने वाली और 1 चीज जो है स्वाद वाली, है ना। अगर हम इसको इमेजिन करते हैं शांत बैठ करके और अपने वातावरण को एक्सप्लोर करते हैं, तो हम अपने वातावरण के साथ अपना कनेक्शन एक तरीके से साध पाते हैं। और ये कनेक्शन ही जो है कहीं ना कहीं एक माइंडफुल मेडिटेशन का आभास कराती है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम यथार्थ में होते हैं, यानी कि हियर एंड नाउ जो है उस वास्तविकता, उसको हम समझ पाने की स्थिति में होते हैं। और जब हम वास्तविकता में रहते हैं तो हमारा समायोजन जो है वो बन पाता है, हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। क्योंकि चुनौतियों का जो सामना, चुनौती जो है वर्तमान में होती है, कभी भी चुनौती भूतकाल में या भविष्य में नहीं होती है ना। जिसको हम यदि किसी बीते हुए समय की चुनौती को हम कल्पना करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम बीते समय में जाके उस चुनौती से लड़ नहीं सकते, है ना। उसी तरह से जो आने वाली चुनौती को हम आभास करें कि चुनौती आएगी, लेकिन हो सकता है कि वो चुनौती आए ही ना, है ना, परिस्थितियां बदल जाएं। तो इसका मतलब दोनों ही परिस्थितियां व्यर्थ हैं, यानी कि पास्ट में रहना या फिर फ्यूचर को एक्सपेक्ट करते हुए, सोचते हुए और फ्यूचर के बारे में चिंता करना। तो वर्तमान है जो यहाँ पे है वो वास्तविकता है। उस चुनौती से का सामना करना, उसका समाधान करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ग्राउंडिंग टेक्निक हमें उसमें मदद करती है। ये हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और स्वयं भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें कि भी अगर हम कोई डिस्ट्रेस या स्ट्रेस की स्थिति को हम महसूस करते हैं तो बहुत सारी रिलैक्सेशन थेरेपी एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं। उसी तरह से यूट्यूब पे ये मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई एक स्टैंडर्ड जैकॉब्सन्स प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यदि आप यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सुरेंद्र ढालवर रिलैक्सेशन थेरेपी लिखते हैं तो आपको ये थेरेपी वहां पे मिल जाएगी। तो ये थेरेपी इसका कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि भी ये केवल और केवल इन्हीं परिस्थितियों में दी जा सकती है, यानी कि इस थेरेपी को सामान्य परिस्थितियों में भी जो है यूज किया जा सकता है। फिर जो स्टैंडर्ड एडवाइस है, अगर आज की जो कंडीशन है कोविड-19 की, इस कंडीशन के अंदर जो स्टैंडर्ड एडवाइस अगर दी जा सकती है बच्चों को और अभिभावकों को, तो वो है कि जब भी हम कोविड से संबंधित कोई जानकारी, सूचना लेते हैं तो वो जो है ऑथेंटिक जो सोर्स हैं उन्हीं से हमें लेनी चाहिए, है ना। और जैसे फिजिकल हाइजीन जो वो मेंटेन करने की बात है, तो उन फिजिकल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो एडवाइस है उसका हम ध्यान रखें। फिर जैसे जो इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं वो ऑथेंटिक हो। फिर अपने जो न्यूज है उससे यदि हम परहेज कर सकें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन दिनों या फिर जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, न्यूज चैनल्स हैं, चाहे जैसे सरकारी न्यूज चैनल्स, उनको देखा जाए, उनकी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो देखी जाए। बार बार या लंबे समय तक जो है हम न्यूज चैनल्स और इनको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना लें, क्योंकि इन दिनों अधिकतर ऐसी नेगेटिव न्यूज जो है वो आप और हम जो है, या डिस्ट्रेसिंग न्यूज जो है वो न्यूज चैनल पे हम देख रहे हैं, तो ये ओवरलोडिंग है। फिर थिंक पॉजिटिव एंड बिहेव पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बिहेव करें। तो पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बिहेव करना केवल परिस्थिति जन्य नहीं होगा, इसको जो है हर समय हर परिस्थिति में हमें लागू करने की जरूरत है। फिर जो पॉजिटिव और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, यदि कोविड से संबंधित अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर भी करनी है, चाहे वो बच्चों के साथ शेयर करनी है या किसी और अपने परिजन के साथ शेयर करनी, तो वो भी पॉजिटिव न्यूज शेयर करें कि कितने लोग ठीक हो गए या वैक्सीन की उपलब्धता हो गई है
है ना, वैक्सीन से लोग ठीक हो रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव न्यूज और जो होपफुल न्यूज हैं उसको हम स्प्रेड करें। जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो प्रोफेशनल हेल्प ली जाए और अपने आप को शांत रखने के लिए कुछ रिलैक्सेशन या माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज की जाए, रिलैक्सेशन थेरेपी ली जाए। नींद और भोजन जो है, जो पर्याप्त और उपयुक्त भोजन जो है वो लिया जाए, हेल्दी फूड लिया जाए और एक अपनी जो स्लीप हाइजीन है उसको मेंटेन किया जाए। हमारे सोने और जगने का समय वो निर्धारित होना चाहिए। कम से कम 8 घंटे की हमें नींद लेनी चाहिए। जो हम बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं वो बिस्तर केवल और केवल हमारे लिए नींद के लिए होना चाहिए, यानी कि उस पर हम कोई और एक्टिविटी ना करें, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बिस्तर के साथ एक एसोसिएशन स्थापित करती है। जिस भी स्थान पे हम रहते हैं उसके साथ एक एसोसिएशन स्थापित होता है। आप पाएंगे कि भाई यदि आप कुछ दिन अपने डेस्क और टेबल पे टेबल चेयर का इस्तेमाल करते हुए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी अटेंशन कंसंट्रेशन वो वहां पे ज्यादा बनेगी बनिस्बत कि आप अगर बेड पे उसको पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो बेड का इस्तेमाल किया जाए उसको केवल सोने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसी तरह से जब भी अगर नींद ना आए, नींद आने में दिक्कत हो रही हो तो जो है चाय, कॉफी या इस तरह के कैफीन रिलेटेड सब्सटेंसेस का इस्तेमाल ना करें। और आप यदि रात में नींद खुल जाती है और सोने में दिक्कत होती है तो फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, जैसे कि कोई संगीत लगा, म्यूजिक सुनने लगे या कुछ ऐसी बुक पढ़ने लगे जिसमें कि बहुत ज्यादा कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना, यानी कि हम अगर गणित की समस्याओं का हल करने लगेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें पैसिव रीडिंग या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। रूटीन जो है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। यदि चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति हो या ना हो तो जिस समय पे मतलब एक निर्धारित समय एक समय निश्चित किया जाए, निर्धारित किया जाए जिसमें कि हम जगें और फिर सोने और जगने का समय निर्धारित हो, अपने कार्य करने का समय निर्धारित हो, अपने रूटीन्स रहें ताकि कुछ भी चीज सिस्टमेटिक ना हो, है ना। तो रूटीन्स को फॉलो किया जाए। यदि और अधिक कोई हम मानसिक परेशानियां महसूस करते हैं तो भारत सरकार ने, आप जानते हैं कि टोल फ्री एक मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च किए जिसको किरण के नाम से जाना जाता है। ये नंबर आपके सामने 1800-599-0019। तो हम यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं या और इस तरह की प्रोफेशनल हेल्प हम लोग ले सकते हैं। ये मेरी प्रेजेंटेशन है, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि भी हम अपने जो अभिभावक हैं, जो हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर हमें करते हैं तो मैं उनके उत्तर जानने और उत्तर देने का प्रयास करूंगा। प्लीज सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। तो सर मेरी नीस है, उसके साथ अभी थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या समस्या हो सकती है। तो वो जब से ये स्कूल्स बंद हुए हैं ना, तो अभी क्या होता है, अगर उसको हमने कोई एक चीज बता दी, जैसे हम पेपर कैप बनाने वाले हैं, तो वो जब तक हम बना नहीं लेंगे वो पूरा दिन बोलती रहेगी कि पेपर कैप बनानी है, चलो पेपर कैप बनानी है। मतलब वो बार बार उसको समझाएंगे कि शाम के वक्त करना है, जब सब फ्री हो जाएंगे तब करना है। कोई भी चीज अगर जैसे बोला है नानी के यहाँ जाना है, तो वो जब तक चले नहीं जाएंगे तब तक वो बोलती रहेगी। तो उसको हम कैसे करके हैंडल करें? बच्चों के पास बहुत लिमिटेड टास्क होते हैं, है ना। जैसे जैसे हम कॉग्निटिवली सोफिस्टिकेटेड होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारे पास कई टास्क होते हैं। तो बच्चों के लिए क्योंकि बहुत ही सीमित टास्क होते हैं, तो यदि बच्चा किसी टास्क के लिए कह रहा है ना, तो इसके लिए उचित होगा कि हम जो है बहुत ज्यादा क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों के अंदर जो पेशेंस लेवल होता है वो नेचुरली कम होता है ना। तो जो छोटा बच्चा है, जो बच्चे हैं, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, है ना, यानी कि तुरंत उनकी बात मानी जाए, तुरंत उनको संतुष्टि मिले। तो इसलिए जिन टास्क को आप इमीडिएट कर सकते हो तो ये ज्यादा बेटर होगा कि हम जो है बच्चों को बहुत ज्यादा इंतजार ना करवाएं जब तक कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग या फिर आपके लिए भी जो है हर्डलसम हो,
है ना। तो एक तो ये कि भी हम बच्चों को जो है ज्यादा इंतजार न करवाएं और बच्चे की उस बात को मान लिया जाए, और जब वो उस टास्क को मान ले, उसको कर ले, तब जो है इमीडिएटली जैसे ही उसने उसको टास्क को कंप्लीट किया तब आप उसको समझाने की कोशिश करें कि आगे से आप इस टास्क को अगर करते हैं तो इस टास्क के लिए ये वाला समय निर्धारित है ना। पहले अगर आप उसको समझाएंगे कि नहीं इस टास्क को जो है हम शाम को करेंगे, तो बच्चा क्योंकि आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब तैयार नहीं है तो आपकी बात मानेगा नहीं, है ना। तो ऐसे टास्क जिसमें कि आप इमीडिएट कर सकते हो तो आप उसको इमीडिएटली करके, ताकि बच्चे को आप जीत सके, है ना, बच्चे के मन को जीत के, और तब आप उस बच्चे को समझाएं कि आगे से एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये होगा, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इस टाइम पे करेंगे तो ये टाइम आपके लिए इन एक्टिविटीज के लिए निर्धारित है ना। अगर आप उसको करते हैं तो हम मतलब उसके लिए आप रिवार्ड पनिशमेंट जो भी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे को जीतना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर, जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा खुद का अपना बेटा है और वो बचपन से ही पता नहीं कैसे क्यों कभी ग्रुप में नहीं खेलना चाहता, वो डर है। जहाँ बहुत सारे ये खेल रहे हैं वो वहां से हटके कहीं और अकेले खेलना चाहता है। वो बहुत ही इंटरनल, आई डोंट नो क्यों डरा हुआ रहता है अक्सर। तो ऐसा क्यों है सर? मैं रीजन जान सकती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है उसके? मैंने बहुत कोशिश किया उसका डर हटाने के लिए। ओके, आपने एक स्पेसिफिक कंडीशन बताई कि धूप में खेलने वाली बात है, एम आई राइट? नहीं, धूप में नहीं, पार्क में जाता है या कहीं भी ग्रुप में बच्चे ढेर सारे रहेंगे तो वहां से डर के अलग हो जाता है, वो अलग ही खेलेगा। वो डरता है, बहुत सारी चीजों से वो डरता है कि गिर जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मुझे चोट लग जाएगी, मारेंगे बच्चे, या जो भी है व्हाटएवर। ओके, नहीं, अगर हम उस जैसे पार्क में या ग्रुप में खेलने वाली परिस्थिति में ये बिहेवियर शो करता है, लेकिन क्या और कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें कि वो बच्चों के साथ नॉर्मली खेलता है? हाँ, नॉर्मली तो घर में आएंगे बच्चे, एक दो बच्चों के साथ वो एडजस्ट होके खेल लेता है, या कई बार पार्क में जब दूर दूर है तो खेल लेगा। बट ग्रुप जहाँ रहेगा वहाँ क्राउड बहुत आई डोंट नो क्यों डरता है, बहुत है ये। ओके, ठीक है मैडम। देखिए, तो इसको ना एक तरीके से बिहेवियरल टेक्निक के साथ हम करेक्ट कर सकते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट है कि भी हम उसको प्रॉपर एनालाइज करके हम डायग्नोज करें, है ना, क्योंकि शायद ये जो अभी हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो उतना अप्रोप्रिएट समय ना हो कि हम उसको प्रॉपर डायग्नोज कर पाए। लेकिन फिर भी जैसा कि मैं एक जो मोटा डिफरेंशिएशन कर पाया कि भी जैसे कि थोड़ा सा ऑटिस्टिक फीचर्स को हम रूल आउट करना चाहते तो ऑटिस्टिक फीचर अगर नहीं है ना, तो जो है यानी कि आपने बताया कि भी घर के एनवायरनमेंट में वो जो है बच्चों के साथ आराम से खेलता है, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशंस में वो उस तरह से नहीं खेलता है। तो यानी अब हमें जरूरत है कि भी जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, यानी कि जो वो बच्चा बाहर जब जाके खेलने की कोशिश करता है तो उसमें वो बच्चों के साथ एकोमोडेट नहीं करता है, तो ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है। इस बिहेवियर को हमने कम करना है ना, और यानी हम यहाँ पे मोटिवेट करना है कि बच्चा जो है वो बाहर जाकर के खेले, यानी कि वो डिजायरेबल बिहेवियर है ना। तो जब हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें अगर हम अल्टरनेटली उसके साथ ही अगर एक पॉजिटिव बिहेवियर यानी कि डिजायरेबल बिहेवियर को अगर हम सपोर्ट कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, रीइंफोर्स कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि जैसे अगर वो घर से बाहर केवल 2 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ अच्छे से खेल रहा है, तो हम उसकी जो है उन बच्चों के सामने या और जो लोग घर में आपके आते हैं उनके सामने अपने बच्चे की प्रेज करना शुरू कर दें, है ना। आप बोले, सबको बताएं कि वाह देखो ये बाहर जाकर के खेलने लगा है, बहुत अच्छे से अब ये डरता नहीं है ना। इस तरह की बात आप उसको मोटिवेट करने लगेंगे, तो जब सोशल प्रेज करने लगेंगे तो उसका वो बिहेवियर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि भी घर के बाहर 2 बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करे, उसके बाद 4, 10, उसके बाद ग्रुप प्ले, है ना। इस तरह की एक्टिविटी में धीरे धीरे करके इन्फोर्स करें। दूसरी बात यह है कि भी आप उसको क्रिटिसाइज करना बंद करें या फोर्सफुली जो है बच्चों के साथ खेलने के लिए
कहना बंद कर दें, या बच्चे के इस बिहेवियर को, जैसे अभी आपने मुझे ये बताया कि भाई मेरा बच्चा पार्क में जाकर के नहीं खेलता है ना, या बच्चों से उस समय पे डरता है, वो उस सिचुएशन से भयभीत होता है, ये वाली बात को आप उसके रहते हुए, यानी कि जब वो मौजूद है तो ये वाली बात आप किसी के साथ शेयर ना करें, है ना। उसके एब्सेंस में इस बात को शेयर किया जा सकता है ट्रीटमेंट के पॉइंट पे, लेकिन जब वो बच्चा आपके सामने है तो उस बच्चे के साथ में होते हुए आप ये वाली बात को किसी और के साथ शेयर ना करें, है ना। यानी कि हम ये एक तरीके से कर रहे हैं कि उसके अनडिजायरेबल बिहेवियर को हम अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बच्चे जो है वो अटेंशन सीकिंग होते हैं, हर कोई अटेंशन सीकिंग होता है, लेकिन बच्चों के अंदर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ज्यादा होता है ना। तो बच्चे कई बार ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बिहेवियर डिजायरेबल है, कौन सा बिहेवियर अनडिजायरेबल है, लेकिन वो बिहेवियर उनका ज्यादा बढ़ने लगता है जिसके ऊपर हम ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, है ना। तो जैसे अगर हम इस बात को और लोगों के सामने अपनी चिंता को जाहिर कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बाहर जाके डरता है, और जब हम ये बात जाहिर कर रहे हैं किसी के सामने, और उस समय पे आपका बच्चा अगर आपके साथ मौजूद है, प्रेजेंट है, तो उस समय पे ना चाहते हुए भी हम उसके उस अनडिजायरेबल बिहेवियर को अटेंशन दे रहे हैं, है ना। तो वो जो है कहीं ना कहीं उसके लिए एक रिवार्ड का काम कर रहा है ना, रिइंफोर्सर का काम कर रहा है, तो और बच्चा उस बिहेवियर को मेंटेन कर रहा है। तो हमें उसको इस तरह के मेंटेनिंग जो फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उसको कम करने की जरूरत है। तो मोटे तौर पे फिलहाल जो कम समय में हम लोग मैं आपको अगर कोई सजेशन दे सकता हूं तो वो यही है कि जब भी आपका बच्चा आपके अनुसार बाहर जाकर के अगर खेलता है तो उस बिहेवियर को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दीजिए, इतना ज्यादा मोटिवेट कर दीजिए, उतना ज्यादा उस बात को शेयर करिए जब आपका बच्चा मौजूद है, तो और लोगों के साथ शेयर करिए कि बच्चा जी मेरा बेटा अब जो है सबके साथ खेलने लगा है, बहुत अच्छे से खेलने लगा है ना, अब इसको डर नहीं लगता है। जब आप ऐसे प्रेज करने लगेंगे तो ये सोशल प्रेज उसके लिए रिवार्ड का काम करेगी और उसको एक तरीके से सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन या हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर के जाएंगे। हम इसको ग्रेजुअल ग्रेडेड एक्सपोजर भी दे सकते हैं और हम इसको डायरेक्ट इस तरह से कंप्लीट चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं मतलब इस छोटे से सेशन में केवल ये सजेशन आपको दे पाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी मैडम। सर मेरे एक नोन है, उनकी एक 6 साल की बेटी है। तो पहले वो नॉर्मल थी, सब कुछ जैसे स्कूल जाती थी सब कुछ था, लेकिन जब से ये पैंडेमिक हुआ उसका ऐसा हुआ कि उसके फादर कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो बहुत फ्रीक्वेंटली वो नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, वो वहां पे स्ट्रक हो गए। तो बच्चे का जो मतलब ध्यान था वो उतना, मदर थी अकेली तो उनको और भी सबको देखना था, तो बच्चे पे इतना देख नहीं पाई, थोड़ा सा बच्चा नेग्लेक्ट सा हुआ। अब इतना मतलब इतने टाइम से फिर बच्चा घर में भी बैठा हुआ है वहां पे, तो उसने ऑनलाइन स्टडीज भी मतलब बहुत उसकी रेगुलर नहीं हो सकी एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो बच्चा जो है घर से बाहर ही नहीं जाना चाहता। अगर उसको बोलें कि हमें स्कूल खुल रहे हैं आपको जाना है, तो वो रोने लग जाती है कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है। इवन लाइक शी यूज्ड टू लव गोइंग टू द डांस क्लास, अब वो डांस भी नहीं सीखना चाहती है, मतलब सब चीज से कटी सी रहती है वहां पे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी जस्ट वांट्स टू बी एट होम ओनली जो है, एंड ऑल द टाइम शी इज आइदर, कभी कभी अपने आप से भी बात कर रही है वो लड़की, कुछ बोलती रहती है, एंड शी इज नॉट टू लाइक्स टू डू एनीथिंग। तो ये पैंडेमिक की वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आया है, या ये टेम्पररी चेंज है, या कोई और चीज है, मतलब वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट। तो उसके लिए मतलब मैडम मतलब बैड आउट ऑफ वर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले, है ना। हम ये नहीं फिलहाल केवल ये बैड मान के चलें कि पैंडेमिक का असर है, ये कोई परमानेंट या फिक्स्ड कोई डिसेबलिंग या कंडीशन नहीं है ना। हम ये मान के चलते हैं, मतलब वर्स्ट नहीं मानते हैं, फिलहाल हम बैड मान लेते हैं। तो ये हम यही मान के चलते हैं कि ये पेंडेमिक की वजह से ऐसा हुआ है। जैसे आपने कहा कि सेल्फ टॉक, तो सेल्फ टॉक जो एक बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर है बच्चों के अंदर, है ना। बच्चे सेल्फ टॉक में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए
अगेन मैं इसको बहुत ज्यादा से चिंताजनक समस्या नहीं समझूंगा। दूसरी बात ये है कि भाई हम बच्चों को जो परिस्थिति इमीडिएटली है नहीं, है ना, जैसे स्कूल खुलेंगे, है ना, स्कूल खुल गए हैं अभी, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे जाने लगे हों, है ना, अभी छोटे बच्चे जाने नहीं लगेंगे। तो अगर हमें थोड़ा सा हिंट ये मिल रहा है कि भाई बच्चा जो है स्कूल जाने से कतरा रहा है, तो डोंट फोर्स, उसको ये बताना बंद करिए कि स्कूल खुल जाएंगे तुम्हें जाना होगा, है ना, ये मत करिए, क्योंकि वो जब स्कूल खुल जाएंगे तो वो नेचुरल प्रोसेस में आप उसको स्कूल ले जा पाएंगे, है ना। वो उस समय पे हम टेस्ट करेंगे, जो सिचुएशन को जब बच्चा फेस करेगा उस समय पे वो कैसा बिहेव कर रहा है वो उस समय पे देखा जाएगा, है ना। सर सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं सर, एक्चुअली क्या होता है उस बच्चे को, जैसे कहते हैं ना कि तुम पढ़ लो बेटा कि कल को स्कूल खुलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे नॉर्मल हम लोग फैमिलीज में बोलते हैं, तो बच्चा बस वही है, वो उसी टाइम पे एकदम से मतलब हाथ पैर चलाने, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, वो इस तरह का बिहेवियर मतलब जो है तो मैडम बिल्कुल, तो अब इस बिहेवियर को स्ट्रेंथन ना करें, है ना, क्योंकि अदरवाइज वो अवर्जन डेवलप कर लेगा स्कूल के प्रति। मतलब अब हम जो है स्कूल के लिए हम मोटिवेट कर, हम स्कूल भेजना चाहते हैं ऐसा ना दिखाएं, है ना। हम ये अगर हम कुछ ऐसी चीजें देख सकते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी है या कोई उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटी है जो उसकी वो स्कूल में एंजॉय ज्यादा करता है ना, तो हम उस एक्टिविटी को पकड़ना शुरू करें, आइडेंटिफाई करें और हम उसको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें घर पे। हम ये ना कहें कि भाई ये स्कूल के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा स्कूल को जो है, अगर बच्चा उस चीज से इस समय पे कतरा रहा है तो स्कूल का आप फिलहाल जिक्र ना करें उसके सामने। सर बाकी बिहेवियर नॉर्मल है उसका, लाइक वो भी खेलने भी नहीं जाना पसंद करती है, डांस स्कूल नहीं जाना पसंद करती है, इंटरेक्शन उसका बहुत देखिए ये इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का ये जो कोविड की सिचुएशन है और फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन है ना, ये जो जैसे आपने बताया कि भाई फादर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो ये अगर किसी तरह से हम वो इंटरेक्शंस जो है अगर इनहांस कर सके, है ना, तो ये एक तरीके से थेरेप्यूटिक होगा कि हम वो इंटरेक्शंस किसी तरह से बढ़ाएं, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा है इस समय पे, उसके इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये पीरियड है, तो ऐसे में जो एक प्रॉपर अटेंशन एंड केयर जो चाहिए, है ना, वो देने की जरूरत है। हम बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें कि बच्चा ये सब चीजें करेगा, है ना। हम बच्चे को जितना सपोर्ट कर सकते हैं उसको दे सकते हैं, है ना, वो हम अपनी तरफ से, यानी कि जो इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं या प्ले वे मेथड में हम बच्चे के साथ जो कर सकते हैं। हम जैसे बच्चे अगर मोबाइल फोन देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि भी बच्चा मोबाइल फोन ना देखे, तो हम भी बच्चे के सामने ऐसा ना हो कि भी हम मोबाइल फोन लेकर के खुद बैठे हुए हैं लेकिन बच्चे को हम मना कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि हम एक तरीके से मॉडल की तरह से काम करें, क्योंकि बच्चा हमें देख के सीख रहा है ना। तो या तो हम वो कहना बंद करें कि भी मोबाइल फोन मत देखिए, आप इंटरेक्ट कीजिए बच्चों के साथ के लिए, ये ना करके बेटर ये होगा कि भाई हम अपने कुछ दिन भर के शेड्यूल में से कुछ समय ऐसा निकालें कि बच्चे के साथ इन्वॉल्व होके और बच्चे के लेवल पे आकर के उसके क्योंकि अगर सराउंडिंग में बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं बच्चे के साथ, तो हम बच्चे के लेवल पे आकर के बच्चे के साथ खेलें, है ना। तो वो जो है ज्यादा थेरेप्यूटिक होगा इस समय। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी, अगर किसी का सवाल नहीं है तो हम इस वेबिनार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। या मैम, श्योर। ओके, तो NILD की तरफ से मैं सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस वेबिनार में हिस्सा लिया, और मैं आशा करती हूँ कि आपने जो कुछ भी सीखा उसे आप अपनी लाइफ में, जैसे कि डॉक्टर अमित इकबाल ने कहा कि हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लाई करेंगे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। और मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ हमारे जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल जी का, कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें दिया ताकि जो पेरेंट्स है और जो बच्चे हैं और जो एजुकेटर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस कर सके। तो मैं सीरियसली आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, थैंक यू सो मच।
तो इस मीटिंग को अब हम यहीं पर एंड करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और यदि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम फिर से सभी के साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।